इस सत्र में हमारे 10 अतिथि रचनाकार हैं, अध्यक्ष सहित, और इसलिए सबको एक साथ बिठा पाना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा अलग अलग हिस्से में बुलाना चाहूँगा। और इस पहले भाग में इस सत्र के निवेदन करूँगा बांग्ला के हमारे कवि शिवाशीष मुखोपाध्याय जी, वो मंच पर आए। अंजलि वसुमतारी जी बोडो की कवित्री हैं, उनसे भी निवेदन है। अश्विनी कुमार जी अंग्रेजी कवि, सुमन केशरी जी आप भी मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। सुमन जी आप जानते हैं हिंदी की रचनाकार और कवित्री। प्रभा वर्मा जी मलयालम, प्रभा वर्मा जी उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रभा वर्मा जी प्लीज सर टेक योर सीट। अश्विनी कुमार जी, अश्विनी कुमार जी चलिए फिलहाल एक बार आपकी करतल ध्वनि, आपकी तालियां जरूर होनी चाहिए। शुरुआत होने जा रही है। रसानुभूति के साथ साथ कुछ नई सोच, नए चिंतन से जुड़ने का मौका हम सबको मिलेगा इस माध्यम से। जो ये कविता पाठ का सत्र है हमारा, और इस कविता पाठ का जो केंद्र बिंदु है, जो विचार बिंदु है, वो है भारत एट 75। इस विषय को लेकर ये कविता का ताना बाना इसमें बुना है, जिन कवियों ने उनकी रचनाओं को सुनने का अवसर मिलेगा। और हम सब जानते हैं कि बहुत ही प्रख्यात साहित्यकार के रूप में, हिंदी कवि के रूप में, संपादक के रूप में, पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित आदरणीय लीलाधर जगोड़ी जी इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आपके 12 से अधिक कविता संग्रह प्रकाशित हैं। साहित्य कला परिषद उत्तराखंड के उपाध्यक्ष होने के अलावा मासिक पत्रिकाओं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दर्शन के मुख्य संपादक के रूप में भी आपने अपनी भूमिका निभाई है। पद्मश्री का सम्मान आपको मिल चुका, साहित्य अकादमी पुरस्कार, रघुवीर सहाय सम्मान, व्यास सम्मान, भारतीय भाषा परिषद द्वारा शतदल पुरस्कार, नामित पुरस्कार और आकाशवाणी राष्ट्रीय पुरस्कार सहित बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। आपकी उपस्थिति से आज हम स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आप सबके करतल ध्वनि के साथ स्वागत लीलाधर जगोड़ी जी। इस क्रम में जो बारी बारी से हम सभी कवियों को आमंत्रित करेंगे, और इस क्रम में मैं सबसे पहले जिन कवित्री को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, बोडो की बहुत ही सुविख्यात प्रख्यात कवित्री हैं अंजलि वसुमतारी जी। अंजलि जी बोडो पत्रिकाओं, संकलनों और कविता संग्रहों का संपादन, उस रूप में आपका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आपकी कई कविताओं को कई स्कूलों, कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आपकी रचनाओं का कई अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। आपको बोडो साहित्य सभा से रंगसर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रमोद चंद्र ब्रह्म साहित्य पुरस्कार, ऐसे सम्मानित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। मैं आपकी करतल ध्वनि के साथ निवेदन करूंगा अंजलि वसुमतारी जी से कि वे अपने काव्य पाठ के लिए बधाएं। खुलुमबाई। मैं 2 कविता पढ़ना चाहूँगी, एक लंबी और एक छोटी सी कविता। पहले मैं मेरा बोडो कविता में पढ़ना चाहूँगी, लेकिन आधा ही पढ़ूँगी, थोड़ा लंबी है कविता इसलिए। आइजोनि देहा दावहा फोथार, नारा गोराना अब्लासिमबो सेवाखैमोन। आबादनि बोथोरा मैखोमैनो आन्दायदोंमोन नखर दावहायाव। खनसेबो खाह्रायनाय जायाखैमोन अब्लासिमबो। बेनि सिगांनो खानाय जादोंमोन माइनाव स्रिदुब्लि, जिनाहारि जादोंमोन माइनाव गोर्बो। 8 माइनावनि दाबसे खनायाव हानजा सुरहोनाय जादोंमोन।
सानै माइनावखौ लंथं खालामनानै लंथं जादोंमोन सुबुंथि आरो आब्रुथि आरो आइजोनि देहा सोलायलांदोंमोन मोनसे दावहा फोथाराव दावहा आरो मोजां मोननायावलायनो गासिबो जायेस नंखाय बानबुंथाय बेयो सरकसे रायजोनि सिगाङाव बिमा बिनानावनि जि खुनाया माबोरै जायेस जानो हागौ आथोन उदखारा माबोरै थांखि जाफुंहोनायनि राहा जानो हागौ दावहा खिथेर आरो दाङाबाजिनि सानखान्थियाव हाथियार महरै बेसे बाहायजाबावनो आइजोफोरा जंफार आसिगुरजों बेसे खुसेर जाबावनो बिसोरनि गुरै बेदर बेसे दागो फोनांजाबावनो देहायाव जिउमायाव इस कविता का मैं अंग्रेजी अनुवाद पढ़ना चाहूँगी Women's Body Battlefield. The paddy hays were not yet decomposed. The crop season became astray in the time of civil war. Before the start of first round of plowing, the paddy field became defiled. The Lakshmi wombs were raped. In one corner of Ashtalakshmi, 2 of them stark naked were taken out in a procession, making humanity and chastity naked. Women's body became battlefield. It is said, all is fair in love and war. It is just a false pretense. How it is justified to parade naked the mothers and sisters in front of a crowd? How can atrocity on gender be the weapon for serving one's purpose? In the name of war, revenge, and conflict, how long women be the victim? How long her soft body be scratched by sharp claws? How much she be stained on body and soul? In the days of riot, the neighbor's face looked unfamiliar. The heart became hardened like the stones, not easy to melt with prayers, cries, and tears. The hands stained with blood and ashes, and the sinful hearts, how can they welcome Lakshmi? Even the god in the altar for sacrifice is not dragged with such cruelty as the 2 Lakshmis were pushed to. The field of black rice became defiled. Women's body became battlefield. The sun sprouted blood in the clouds, preparing to hide itself. The distant hill stood still, bordering for nobody. The sound of bullets pierced the hills and valleys with mud and black smoke engulfed, leaving the atmosphere poisonous. Once, 12 women in front of Kangla Fort paraded naked to raise their voice of protest, shouting at the army, "Come and rape us. We all are mothers of Manorama." Can anybody disrobe oneself or the other? Is cloth for the body or soul to cover with? Can anybody disrobe oneself or the other? Is cloth for the body or soul to cover with? Not the one who is disrobed, but those who disrobe are to be ashamed, because those whom you call men are 2 born from the mother's womb and nourished with the milk from the mother's breast. In the land of Nupilan, the land of fighting Mera Febis, as the alarm bell rings at Imakhatel, in the land of Nupilan, the land of fighting Mera Febis, as the alarm bell rings at Imakhatel, hastily they pick the essentials, wrap the fanek tight round the breast, cover their head with inapi. The mothers come to the streets. In the very land of heroines,
the women's body has now become battlefield. Thank you. मेरी छोटी सी कविता। आज की गांधी जयंती के 3 सेल्फी चित्रों, 3 सेल्फी pictures, we can say 3 selfie pictures. Number 1, एक छोटी सी बच्ची गांधी जी के साथ सेल्फी लेने जाकर बोली, बापूजी अभी भी तैयार नहीं हुए, अभी निकाले हैं बाथरूम से, तैयार हो जाएंगे तो लूंगी सेल्फी। 2, कॉलेज की दहलीज पर पहुंचा किशोर, गांधी जी के साथ सेल्फी लेकर बोल उठा, वाओ मिस्टर गांधी, तुम्हारा तो है सॉलिड 6 पैक, तुम रेगुलर जिम जाता था शायद, नहीं तो 385 किलोमीटर दांडी यात्रा पर जा सकता। 3, मेरे 80 पर पिताजी, मेरे 80 पर मतलब ऑक्टोजेनरियन, मेरे 80 पर पिताजी शोकेस में रखे हुए गांधी जी के साथ सेल्फी लेकर बोले, देखो बापू, अभी भी हम हाथ से कटा हुआ इंडी का जैकेट पहनता है, तुम्हारी सिखाए हुए सत्य की राह पर, सत्य के मार्ग पर चलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार अंजलि बसंतारी जी का, उनकी मोटो रचनाओं को और उनका अनुवाद जो उन्होंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इस बीच हमारे साथ मंच पर पद्मश्री और साहित्य अकादमी से सम्मानित, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित दमयंती बेसरा जी भी विराजमान हैं, साथ ही अश्विनी कुमार जी भी आ चुके हैं, तो इनका भी स्वागत आप सबकी तरफ से ज़रूर होना चाहिए आपकी तालियों के साथ। और काव्य पाठ के इस क्रम में मैं जो अगले रचनाकार हैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो अश्विनी कुमार जी हैं। बिल्कुल आपकी प्रतीक्षा थी। अश्विनी जी, सिर्फ 1 मिनट लूँगा सर। अश्विनी कुमार जी अंग्रेज़ी में लिखने वाले बहुत ही प्रमुख भारतीय कवियों में उनका स्थान है, ये हम सब जानते हैं। आपके प्रमुख कविता खंडों में माई ग्रैंडफादर्स इमेजिनरी टाइपराइटर एंड बनारस और अन्य रचनाएं शामिल हैं। हाल ही में आर्किटेक्चर ऑफ अल्फ़ाबेट्स नामक आपकी चुनिंदा कविताओं का एक संग्रह हंगरी में भी प्रकाशित हुआ है। आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ग्लोबल सिविल सोसाइटी के मुख्य संपादकों में से एक हैं और भारतीय भाषाओं में कालजयी उपन्यासों के अनुवाद को बढ़ावा देने वाले इंडियन नॉवेल्स कलेक्टिव के सह संस्थापक भी हैं। और वर्तमान में आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ में प्रोफेसर और डीन के रूप में कार्यरत हैं। स्वागत अश्विनी कुमार जी। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, भागा भागा। I'm really sorry a bit because there is a bit of a rush and I got confused, so I went to other panel. I really thank my friends Mrityunjay and others to remind me. And Subodh Sarkar was about to read and he's asking me, Ashwini, don't go, listen to my poem. And I'm telling him, no, Subodh, I have to rush to my panel. So here I am. And on this occasion I'm really thanking Rao Sahib and others, including Madhav Bhai, for inviting me on this very, very important occasion of Azadi Ka Amrit Kaal. And I'm sure that many of us relate to freedom in a very different, substantive manner. So let me see what I could do. From my new collection, forthcoming collection, मैं अनामिका से कह भी रहा था कि बहुत सारी कविताएं जब जमा हो जाती हैं तो बोझ सा हो जाता है। So कुछ मुझे वक्त दीजिए, 1 सेकंड का वक्त दीजिए। one poem which I like, which I think you will like, and सुना रहा हूँ, एक about Granny Maria. It is also about my language play, and this is inspired by Newari architecture, from Kathmandu. So there is a tantric sense, and I guess this is a decent poem, and people have loved it over time. So this is also from my new collection, forthcoming collection, but not very old poem. And then I will move to a couple of new poems. The poem is about Granny Maria.
And I'm trying to maintain this, non-Anglophone Indian sound here. So let's see how, we play with multiple language ways in which we can relate. Granny Maria's village home. Granny Maria's village home was an old poem. Granny Maria's village home was an old poem. It resembled a floating ship, a cloudy rock, or a mirror of red ribbons in the prep school. It was 5 stories tall without any walls. Its roofs were infinite surrogate seasons embroidered with songs on banana leaves. Floors, upstairs and downstairs were carnival tricks. There were 55 windows, gossiping, giggling, brokering peace among unfaithful lovers. At the doorway, aging gypsies on wooden toy lions guarded all our possessions marked with ascetic asterisks. Granny Maria's parents, Mr. Nandi and Mrs. Nandi, were distant cousins of Japatista. They erred, slurred while selling lamps in the refugee camps. Occasionally they came to the village, burnt effigies of indigo planters, and taught neighbors to cook octopus in creamy sauce. People say, everyone in the village loved pinto beans and red paprika. But Granny Maria grew up on pancakes, apple pies, and crunchy crackers. After a shot of white rum punch, Granny sang, "Picanto, picanto, perale santo." We don't remember what those words meant, but we know that she, in her heat-proof pleated cotton skirt and blouse, often slept in the clay fireplace. After the Civil War, when there was no grain in the house, nor black salt, with ivory hoop in her left toe, she climbed to the sky on the pretext of worshipping a snake-armed god. She unstitched the lining of the heavens with her squeaking scissors, plucked sea almonds, roasted them in the heat of lightning, and fed the daughters of unwed sparrows. All we know, everyone in my village lived happily ever after. You would never see her again. But visit Granny Maria's house in my village. It is still an old poem. Thank you. Thank you, Namika. थोड़ा खाने के बाद पानी नहीं पियो सर. Let me. Please have this. एक नई कविता है हमारी, पाब्लो नेरुदा इन गया, and you might have seen Abhay edited recently Bihari literature, book on Bihari literature, so it's I'm sure that you will like it, and already 2-3 reprints have been there of this Pablo Neruda in Gaya, both in Hindi and English also. Gaya, I don't know if you know Gaya, is known for Pindadan. It's in Bihar, I'm sure. And those who know Bihar, there is a place called Gaya. Gaya is a holy place. So let's see how Pablo Neruda goes to Gaya. Pablo Neruda in Gaya. There were rumors in the holy town. Pablo Neruda was spotted on the ghats of Falgu River, performing funeral rites for his ancestors. He arrived with ships filled with geranium flowers, tyrant flycatchers, and hermit crabs for local villagers. Crowds of women and laborers from the sand mines gathered for a sight of his tanned, handsome looks, propagating fire and rebellion. Tapping with their feet, wriggling their bangles and hammers, they started singing his love poems in chorus and offered him jasmine rice pudding in a copper vessel. In the yellow flames of sacrificial fire, Pablo shaved his head and hairy chest, weeping in sorrow of his losing his friends in the Civil War. Wrapped in the mendicant betel leaves, he remembered
He remembered his house in Madrid with crescent balconies on which the light of June slumbered like lovers in the shade. Old timers say after he finished all the rituals, he became one of us, searching for the secret springs of the cursed river in the prairie heat. I can't tell you everything, but I often hear Pablo's voice between memory and time. Thank you. एक नई कविता है जो अरुण कमल जी को बहुत पसंद आई. इनफैक्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट आई रोट एंड इमीडिएटली शेयर्ड विथ हिम एंड ही लव्ड इट. और इतना पसंद किया कि उन्होंने तुरंत उसका ट्रांसलेशन भी कर डाला. तो ये एक मैं आपको सुनाता हूँ कि कई बार कविताएं ऐसे बन जाती हैं. आई एम नॉट दैट एंग्लोफोन एनफ, सो माई सोर्स for poetry are very different from my mother's language. Here is my mother's language. Title of the poem is Village of Thousand Metaphors. There is something so beautiful. There is something so beautiful about my mother's village of thousand metaphors. There is something so beautiful about my mother's village of thousand metaphors. Here memories grows old like rice paddies ripening in the food bowls of our forgotten ancestors. Here, turtles and alligators play hide and seek like children in the sprawling spring, and unlike us, they often shelter each other from the snowstorms. Here grapes and sunflowers shed their skin like nomads returning home from offering prayers in the desert. Here, stones and woods mate languorously like the reveries of lovers in the bedroom mirrors, and unlike us, they smell, taste grey and green sunshine in the open. Here everything is inconsequential. Here is everything inconsequential except for a strange alchemy of languages slickering out of treacherous rain clouds. I wonder what my mother means when she says, your father is having fun in the cage of lions. Thank you. एक आखिरी पोएम है, सुन ले. बुक ऑफ रेन्स. और बारिश हो रही है बॉम्बे में भी, यहाँ भी. और इसे काफ़ी हिंदुस्तानी. इट्स अ वेरी इंडियन पोएम एंड वी राइट इन इंग्लिश बट वेरी इंडियन. बुक ऑफ रेन्स, ये आखिरी मेरी कविता है. These days I long to write a book of rains. These days I long to write a book of rains. Rains are like mural wounds from which happiness flows, speaking to us in the same tongue but in various languages of seasons. Humming in myriad sounds of wild geese. Humming in myriad sounds of wild geese. In clear sky, morning rains are seeds of life pouring over women in parched lands who scramble to collect forgotten love songs in pots and pitchers. Afternoon rains are old poems on a blank page, turning docile, stammering at the knife point of murderers before they crawl back into the sun-roof mud houses for untimely siesta. Evening rains come in dancing figures, star-naked peacocks with the sapphire anklet cipher in the fox-startled eye corner, the secret illusion of another sky bursting out on the distant indigo hills. Evening rains. Night rains are like embroidered brows of courtesans with rounded breasts, spurting incessantly into deep-throated cones, slaying fears of Leozen with veiled joys from moonlight till dewlight. Amana on my morning prayer mat sings. Amana on my morning prayer mat sings. I'm raining, I'm writing, I'm raining, I'm writing. Thank you very much. थैंक यू सो मच अश्विनी जी, इतनी सुंदर कविताओं के लिए, रचनाओं के लिए. दिव्य सज्जनों, हम सबके बीच यहाँ इस सत्र में मंच पर हिंदी की प्रख्यात कवियत्री, लेखिका और किस्सा गो सुमन केशरी जी की गरिमामय उपस्थिति है. आपके 5 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं. नवीनतम कृति निमित्त नहीं की कविताएं
महाभारत की महिलाओं पर केंद्रित है तो बहुत चर्चित हुई हैं। मोनालिसा की आंखें का मराठी और राजस्थानी भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है और आपका एक नाटक गांधारी प्रकाशित है। आपने सुश्री माने मार्कचियान के साथ आर्मेनियाई जनसंहार ऑटोमन साम्राज्य का कलंक पुस्तक का संपादन भी किया है। आप जेएनयू में नामवर सिंह इस पुस्तक का संपादन भी आपने किया है। आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें सुमन केशरी जी से उनकी काव्य प्रस्तुति के लिए। मेरा चेहरा तो आप में से बहुत लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरी आवाज़ ज़रूर सुन पड़ेगी। मेरी आवाज़ ही पहचान है जैसे। ठीक है, क्या बैठ के पढ़ लूँ? ठीक है। मैंने कहा ना मेरी आवाज़ ही पहचान है। बहुत बहुत आभार साहित्य अकादमी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप जैसे सुधीजनों के सम्मुख अपनी कविताएं रखूं। आज जो कविताएं मैं आपके सामने रख रही हूँ उनमें से शायद ही कोई मैंने या एक जो बाद में सुनाऊंगी एक दो वो सुनाई होंगी, अन्यथा ये सारी बिल्कुल नई और अलग कविताएं हैं। इसमें पहली कविता जो है वो मैंने एक बच्ची को देखा और जो देखा वो लिखा। बोती है बीज वो, बोती है बीज वो, फटी गेंद की कटोरी में चीकू के 3 बीज लिए वह 6 साला बच्ची क्यारी में यूं आ बैठी मानो कोई अनुभवी किसान बैठा। बहुत मनोयोग से अपने खेत में बीज बोता किसान, और वो लड़की मिट्टी खोदती उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां तेज खुरपी से कतई कम न थी। बोने से पहले उन बीजों को उसने धोया, अब बीज जूठे न थे। धरती में बीज रोपने का यह पहला अवसर था उसके जीवन का। उसने मिट्टी को माथे से छुआया, उसने मिट्टी को माथे से छुआया। एक एक कर 3 बीज बो दिए और उसी कटोरी से पानी डाला। कुछ देर खड़े होकर जमीन को ताका और सूरज को देखा कुछ देर। बीज अब पृथ्वी में सो रहे हैं, बीज अब पृथ्वी में सो रहे हैं, मुझे इंतजार है उनके उगने का। ये जो कविताएं मैंने आज चुनी हैं वो 75 इयर्स हमारे स्वाधीनता वाली हैं, तो उसी मिजाज की कविताएं हैं ये। अब अगली कविता है, इसका शीर्षक है बेटी। पिता का हाथ पकड़ के चलती बेटी, पिता का हाथ पकड़ के चलती बेटी, पिता के कद की ऊंचाई और कदमों की मजबूती महसूस थी। अपनी रीढ़ सीधी कर कदम साधती है। पिता की ऊंचाई, उनकी हाइट और उनकी कदमों की मजबूती को देखते हुए अपनी रीढ़ सीधी कर कदम साधती है। कहीं पीछे ना छूट जाए इस डर से चाल तेज करती, लगभग दौड़ती चलती है पिता के कदमों से कदम मिलाकर। अचानक पिता बेटी को खुद से 2 कदम आगे ही पाते हैं। अचानक पिता बेटी को खुद से 2 कदम आगे ही पाते हैं। अपनी उंगलियों पर नन्हे हाथों का दबाव महसूस करते वे खिंचते चले जाते हैं बेटी के पीछे। चांद आगे भागता है, चांद आगे भागता है, बेटी पीछे, और पिता कदम से कदम मिलाने की होड़ में कुछ कांपते, कुछ खींचते, कुछ मन ही मन मुस्काते खिंचे चले जाते हैं
बेटी के पीछे। अब ये एक कविता ऐसी है जिसमें मुझ जैसी बेटी है और मेरी माँ जैसी माँ। अब ये कविता आप लोगों के लिए। शीर्षक है कहानियों की दुनिया में लड़की। कहानियों की दुनिया कितनी अच्छी होती है माँ। कहानियों में कई कई बरस पल भर में बीत जाते हैं। दुख होता है जो सालता नहीं, तीरे तलवारें चलती हैं पर चोटों में दर्द नहीं होता। तुम कहती कहती सो जाती, हम सुनते सुनते सो जाते, कभी नींद खलल नहीं पड़ती है। कैसी अच्छी ये कहानियाँ हैं, कैसी अच्छी ये दुनिया है। दुख आते हैं राजा के घर, रानी भगा दी जाती है। माएँ ऐसी कहानी सुनाती थी हमें पहले। दुख आते हैं राजा के घर, माएँ रानी भगा दी जाती हैं। कुंवर कुंवरी का लालन पालन जंगल के हवाले होता है। जंगल में पलने बढ़ने वाले सिंहों की सवारी करते हैं। अश्वमेघ की सेना से हठबल के सहारे भिड़ते हैं। रानी के तब भाग है जगते महलों में बुलाई जाती है। राजा रानी के जय जय की हुंकार लगाई जाती है। अम्मा अम्मा दुष्टों का दलन हुआ करता, अच्छों के भाग ही खुलते हैं। कहानी में दिन जल्दी फिरते, रोने वाले सब हंसते हैं। पर माँ ऐसा क्यों होता है? पर माँ ऐसा क्यों होता है? कहानी में भी औरत ही रोती है। वन को जाती और कोख बंधाती, दिन बीतने को वो तरसती है। यह बात मुझे कुछ खलती है, तुम कुछ तो कहो अम्मा मेरी। कोई ऐसी कथा सुनाओ तुम जिसमें हो जीत तेरी मेरी। पर देखो तुम तो लगी रोने, अब ऐसा क्या कहा मैंने। कोई नई कथा सुनाओ तुम, बस इतनी मांग रखी मैंने। अब बैठो तुम बिटिया बनके, अब बैठो तुम बिटिया बनके, और कथा कहूँ मैं कुछ तनके। अम्मा दिन फिरते हैं सबके, यह बात तुम ही तो कहती हो। अम्मा दिन फिरते हैं सबके, ये बात तुम ही तो कहती हो। अब बैठो तुम बिटिया बनके, और कथा कहूँ मैं कुछ तनके। अब जब 75 साल बीते हैं तो प्रकृति की भी कुछ स्थिति ऐसी होगी जिस पर हमें विचार करना ही चाहिए। तो एक कविता ये भी। मैं बचा लेना चाहती हूँ, मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा। मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा। खालिस मिट्टी नीचे दबे धरोहरों के साथ, उसमें शायद बची रह जाए, उसमें शायद बची रह जाए बारिश के बूंदों की नमी, धूप की गर्माहट, कुछ चांदनी। उसमें शायद बची रह जाए चींटियों की बांबी, चिड़िया की चोंच से गिरा कोई दाना, बांस का एक झुरमुट जिससे बांसुरी की आवाज़ गूंजती होगी। अब एक कविता एक संकल्प के रूप में। कवि हैं तो कुछ संकल्प भी करते ही हैं। अब क्या करूं, एक और सुना देती हूँ बस, माफ़ करेंगे। मैं रहूँगी इसी धरती पर, मैं रहूँगी यहीं इसी धरती पर, मैं रहूँगी यहीं इसी धरती पर, भले ही रहूँ फूल राख की तरह इसी मिट्टी में हिलमिल, या फिर अधजली अतड़ी के किसी कोने में दबी बीज से उग आऊँ पौधा बनकर। यहीं के हवा पानी धूप से पलते बढ़ते पेड़ हो जाऊं, अनेक फूलों फलों बीजों वाली। मैं रहूँगी यहीं इसी धरती पर, किंतु सुनो, मैं लिंग नाम वर्ण धर्म से परे सत्य करुणा अहिंसा को बीज रूप में अपने भीतर समेटे हथेली की ऊष्मा और आँख की नमी लिए
एक विचार की तरह रहना चाहती हूँ। इस पृथ्वी के अंतिम मनुष्य तक मैं रहूँगी यहीं इसी धरती पर। शुक्रिया। बहुत बहुत आभार सुमन जी का इस भावपूर्ण प्रस्तुति काव्य पाठ के लिए। दिव्य सज्जनों, अब इस क्रम में जो अगले कवित्री जिनकी प्रतिष्ठा अनुवादिका के रूप में भी है और आप संताली और ओडिया दोनों भाषाओं में लिखती हैं, दमयंती बेसरा जी, उन्हें आमंत्रित करूंगा। आप एमपीसी स्वायत्त कॉलेज मयूरभंज ओडिशा से प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुई। आपकी संताली में 23 किताबें और ओडिया में 9 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा आपकी, बिल्कुल तालियां बजा सकते हैं इसके अलावा आपकी 10 जो है अनुदित यानी ट्रांसलेटेड किताबें हैं, 3 संपादित कृतियाँ प्रकाशित हैं और आपकी प्रमुख पुस्तकों में शामिल है साहत जो कि कविता संग्रह है, श्री गीत गोविंद जो कि अनुवाद है और हिस्ट्री ऑफ संताली लिटरेचर ये भी आपकी कृतियों में शामिल है। पद्मश्री का सम्मान आपको मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। आपकी सम्मान से भरी तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ दमयंती बेसरा जी से निवेदन है कि वो आए। एक अपनी भाषा में कविता, 2 अनुवाद हिंदी या अंग्रेजी में, जैसे भी आपकी इच्छा हो। बैठ के सभी को मेरा नमस्कार और जोहार। पहले मैं आपको संताली में सुनाऊंगी एक पंक्ति, उसके बाद हिंदी में सुनाऊंगी। कविता का शीर्षक है संताली में जीवी अलाय। हिजू पे तू रे ताहन को, बीर बुरु रे ताहन को, झुपड़ी रे ताहन को, इंजरिन लाख करोड़ आदिवासी बोयहा बुहिन को हिजू पे दिसोम उतनव खातिर गुर सारा रे जीवी अलाय पे। इसका हिंदी अनुवाद है बलिदान। आइए गांव में रहने वाले, जंगल पहाड़ों में रहने वाले, बस्तियों में रहने वाले मेरे लाखों करोड़ों आदिवासी भाई बहनों, आइए देश की उन्नति की बलिवेदी पर बलिदान दीजिए। आइए देश की उन्नति की बलिवेदी पर बलिदान दीजिए। आइए अपने पुश्तैनी घर जायदाद, अपनी जंगल जमीन, अपने हिस्से की खुली आसमां, तारों भरी रात, सुख स्वच्छंद सब कुछ दीजिए। अस्पतालों में एक टीका अम्लजान के अभाव में मरिए। अस्पतालों में एक टीका अम्लजान के अभाव में मरिए। आइए मेरे आदिवासी भाई बहनों, आइए आप सब तो अभ्यस्त है खाली पेट सोने के लिए। क्या करोगे लेकर जमीन, जंगल, नदी, वो सब उन्हें दे दीजिए। जो लोग व्यापार करते हैं, उन्नति का नारा लगाते हैं स्वतंत्रता का, आइए मेरे लाखों करोड़ों आदिवासी भाइयों बहनों, देश की उन्नति के लिए बलिदान दीजिए। आइए।
दूसरी कविता है, मुस्कुरा रहा है आसमान। जिस दिन मुझे स्पर्श मिला, जिस दिन मुझे स्पर्श मिला इस पावन भूमि का, तब से मुझे अनुभव हुआ महानता इस मिट्टी का। तब से मुझे अनुभव हुआ महानता इस मिट्टी का। पाँव रखकर चली जिस दिन, पाँव रखकर चली जिस दिन, देवभूमि हाथ फैला कर बोली, पीछे मुड़कर मत देखो, आसमान की ओर देखो, याद रखना सदा तुम नारी नहीं नारायणी हो, तुम नारी नहीं नारायणी हो। आधी पृथ्वी नहीं, आधी आसमान भी नहीं, आधी पृथ्वी नहीं, आधी आसमान भी नहीं, सारी दुनिया तुम्हारी है, अद्भुत अनंत शक्ति का खुलासा करोगे तुम, विश्व कल्याण के लिए सामर्थ्य तुम्हारा करना सुविनियोग, विश्व कल्याण के लिए सामर्थ्य तुम्हारा करना सुविनियोग। उसी दिन से आसमान की ओर देख रही हूँ, उसी दिन से आसमान की ओर देख रही हूँ, राशि राशि सपनों को साथ लिए, अनगिनत रातें बीत गई, सुबह सूरज के उजाले में नई आशा लहराते हुए मैंने देखा। सुबह सूरज के उजाला में नई आशा लहराते हुए देखा मैंने। रोटी कपड़ा रहित बिखरे बालों को संवारते संवारते, रोटी कपड़ा रहित बिखरे बालों को संवारते संवारते मैंने आसमान की ओर देखा। अचानक मेरे कानों में माता भारती दे गए गुप्त मंत्र आत्मविश्वास की, साहस चढ़ गई मुझ में, वर्षा जंगल की पेड़ तलाश करता है जैसा ऊंचाई। सारे सपने सच होंगे अब, सारे सपने सच होंगे अब, अनाज कपड़ा तेल पानी सब होंगे हाथ में। रेल चलाऊंगी, आसमान में उड़ूंगी, तैरूंगी पानी में, यात्रा करूंगी मंगल ग्रह को, इच्छा का व्यंजन में पूरी दुनिया रखूंगी हथेली पर, पूरी दुनिया रखूंगी हथेली पर। भारत महान लोगों की भूमि है, भारत महान लोगों की भूमि है, ज्ञान विज्ञान दर्शन निर्माण की भूमि। यहाँ सब कुछ संभव, यहाँ सब कुछ संभव है, लेकिन आज़ादी की 75 साल बाद भी ऐसा ही है आसमान। जब देखती हूँ मुस्कुराते हुए पूछता है, कहाँ है आदिवासी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार दमयंती बेसरा जी का उनकी काव्य प्रस्तुति के लिए, काव्य पाठ के लिए। Ladies and gentlemen, we have with us an eminent Malayalam writer and journalist, Prabha Verma ji. He has published 15 collections of poems, 4 books on contemporary socio-political milieu and literature, 3 collections of essays in criticism and a study on the media, a travelogue also. He served as the press secretary to the Chief Minister of Kerala, the Vice President of Kerala Sahitya Academy. In this capacity also he has served. He has written lyrics for many films that won him various state awards. He is a recipient of numerous awards and honors like Sahitya Academy Award, Vyalupalli Award, Kerala Sahitya Academy Award and Filmfare Award also for the best lyricist. So please put your hands together to welcome Prabha Verma ji. I will request Prabha Verma ji, वे अपना काव्य पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत करें। My dear fellow poets on the dais and my dear friends,
It is with immense happiness that I stand before this august gathering. I have come all the way from Kerala to Bhopal just to have a resonance of the various languages of various regions of India, rather than showing my face to you, or rather reciting my poems to you. However, let me tell you that I am very happy to be here amidst you. I have not been told that the subject matter of today's poetry reading is India. So I am not in a position to recite a poem on India, even though I have written so many poems on India. However, since I have not brought any poem on India here, let me recite a portion from my book Shyama Madhavam, which has been translated into English with the title The Lament of the Dusky Lords. This is from the 3rd chapter of this poetic novel, which of course is in poetic verse. Since you are not in a position to follow what I say in Malayalam, you may not be following what actually is there in letter and spirit, yet you will be appreciating the resonance of Malayalam, which will definitely be following, I am sure. Vishada Parvam. Illa Tirichuvaravilla Vachasumuruvillai Thurambumorupo Jandum Tarachugayarum Chennuhrittadamatennum Murichu Tarayum Illa Tirichuvaravilla Vachasumuruvillai Thurambumorupo Jandum Tarachugayarum Chennuhrittadamatennum Murichu Tarayum Pande Arinya Katha Yennagayale Idililla Vishadamanuvum Yennalum Ormagaliludetti Nenchil Adu Vispodametra Tudarum Pande Arinya Katha Yennagayale Idililla Vishadamanuvum Yennalum Ormagaliludetti Nenchiladu Vispodametra Tudarum Anandamurti Hariyennu Manushyarellam Vartunnatayarivu Dukkaharatva Lakshyam Nedunnadinnavar Bhajippu Nidandam Yennaalarengarinju Tava Dukkamadindeyazham Yennokkeyo Vazhivizachu Midoshna Shaityam Nannai Pularthi Maruvenda Manassu Nityam Kollenda Neramadu Satyam Kollenda Neramadu Vittu Chilappodellam Engokkeyo Nidalu Thedi Alanju Kashtam Onnorkil Ayadinu Karanamerayundam Yennagilum Manam Idinnoru Shantiyilla Poipoya Kalamuyirarnu Tirichu Vannal Ipoleyayidugayilladiludayatra Nerana Vrikshasigarangalilenggu ninno Durangal Tandiyanayum Pala Pakshivrindan Yedanum Alpamidayangadilottukoodum Tane Parannagarum Anganeye Narannum Jeernicha Vastramadu Vittu Navatva Shobhapurnangalam Vasanaminnganiyunna pole Kedutta Dehamidu Vittu Varippu Puttan Dehatte ennadu Oru Darshana Satyamavam
ചിന്തിക്കിൽ ആരുയിരിതാരുഹനിക്കും ഇന്നീ ചിന്തയ്ക്കുമിങ്ങു വെളിവിങ്കലൊരർത്ഥമില്ല. നന്നായി നിനയ്ക്കിൽ ഉടലിനൊടുവെന്നതിന്നിങ്ങുണ്ടാകയില്ലുയിരിനന്ത്യമതെന്നയർത്ഥം. എന്നാലിതിന്നപരസത്യവശം മനസ്സിലന്നൊന്നുമേ തിരിതെളിച്ചു പുലർന്നതില്ല. ഇല്ല ശരീരമതിനിത്ര ഗുരുത്വസാരമെന്നാൽ അതിൻ്റെ ഹനനത്തിലുമർത്ഥമില്ല. ചീറിപ്പറക്കുമൊരു കാറ്റിനു നേർക്കു നിൽക്കാൻ താരിൽ തുടിക്കുമൊരു മഞ്ഞുകണത്തിനാമോ. കാറ്റെത്തുമെന്നറിയും ആരു വൃഥാ നടത്തും കാറ്റിനു മുന്നം അതു വീഴ്ത്തുവതിൻ പ്രയത്നം. നിസ്സാരമായി കരുതും ഏതിനെ എന്തിനേതാൾ ഇല്ലാതെയാക്കുവതിനെങ്ങു പരിശ്രമിക്കും. വ്യർത്ഥങ്ങളായവയെ ഏറ്റു നടത്തുവാനോ കഷ്ടം കളഞ്ഞു നിജ ജന്മമതിൻ്റെ അർത്ഥം. എങ്ങെങ്ങും ആരുമറിയാതെ അഭവിഷ്യൽ സത്യം പറഞ്ഞിതൊരു നാൾ അതിനാലെ മാത്രം. എങ്ങെങ്ങും ആരുമറിയാതെഴും അഭവിഷ്യ സത്യം പറഞ്ഞിതൊരു നാൾ അതിനാലെ മാത്രം. ആരൊക്കെ വീണിഹ മരിച്ചു, ആരൊക്കെ വീണിഹ പിടഞ്ഞു മരിച്ചു. ജീവിച്ചോരെത്ര നീറിയകമേ അഴലിൽ പിടഞ്ഞു. ഇന്നീ വെളിച്ചമകമേ തെളിയുന്നു, ജീവൻ മങ്ങിക്കെടുന്നതറിയുന്നതിനൊട്ടു മുന്നം. ഇല്ലാത്തിരുത്തുവതിനിങ്ങൊരു മാത്ര പോലും ചൊല്ലാവതല്ല ഇതുവരുത്തിടുമാത്മദുഃഖം. I shall recite the English version too. The canto of melancholy. No, there is no return for words that are spoken or arrows shot from the bow. Both hit the targets to pierce the heart always, but no regrets, for it is a fable heard long ago. Still it haunts the memory, bursting mercilessly within. The world praises you as the epitome of bliss and worships you to rid of their sorrows. But who knew the gravity of the deep grief you carry within? Your mind, renowned for tranquility, strayed at times here and there, leaving the path of truth at times, and alas, wandered chasing a shadow. Your mind, renowned for tranquility, strayed at times here and there, leaving the path of truth at times, and alas, wandered chasing a shadow. Perhaps there are reasons galore. Still, the mind is in deep distress. Even if the past returns, the journey through it would never be the same again. Perhaps there are reasons galore. Still, the mind is in deep distress. Even if the past returns, the journey through it would never be the same again. Flocks of birds come from afar, gathering together for a while, roost on the branches of a tree, then fly away without a trace. It is true, the same is the case also with the human race. Flocks of birds come from afar, gathering together for a while, roost on the branches of a tree, then fly away without a trace. It is true, the same is the case also with the human race. Just as one casts away his tattered clothes and passes on and puts on new beautiful ones, the soul leaves the body for a new one, perhaps a philosophical truth. Perhaps a philosophical truth. Think about it. What is life and who can kill it?
It is senseless to think thus. If you think deeply, the end of the human body is not the end of the soul. It did not dawn in my mind in those days the other side of this truth. When the body itself is not substantial, what is the point in killing it? When the body itself is not substantial, what is the point in killing it? Can a dewdrop on a flower withstand a raging storm? Can a dewdrop on a flower withstand a raging storm? Then why try to bring it down when storm is close on its heels? Why would one survive to annihilate something that is so worthless? Why would one strive to annihilate something that is so worthless? Alas, all of life is a waste to strive after such trifles. The truth of the future, unknown to anyone, anywhere, had to be disclosed one day. For this alone, how many have died writhing in pain? How many have died writhing in pain? And how many lived with grieving hearts? The light of this truth dawns within before this life ebbs and departs. Not a moment left to change course. The soul's agony indescribable. The light of this truth dawns within before this life ebbs and departs. Not a moment left to change the course. The soul's agony indescribable. Thank you. दिव्य सज्जनों, इस भारत एट 75 पर कविता पाठ के सत्र में 4 प्रतिष्ठित कवियों की प्रस्तुति अभी बाकी है। उन्हें आमंत्रित करें उससे पहले मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी, सचिव साहित्य अकादमी, कि वो आएँ और पहले हमारे अभी तक के जो प्रतिष्ठित कवि मंच पर अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं और साथ ही साथ अध्यक्षता कर रहे आदरणीय लीलाधर जगोड़ी जी का सम्मान करें अंगवस्त्र भेंट करके। सबसे पहले इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रख्यात रचनाकार, सृजनकार, आपकी करतल ध्वनि के साथ लीलाधर जगोड़ी जी का अभिनंदन। सुमन केशरी जी, प्रभा वर्मा जी, दमयंती बेसरा जी, अश्विनी कुमार जी, और अंजलि बसुमतारी जी। उनका भी आभार भी, अभिनंदन भी इस रूप में। और मैं बाकी जो 4 कवि हैं उन्हें भी आमंत्रित कर लेता हूँ। ग्रुप फोटोग्राफ एक साथ हो जाएगा सबका, और ताकि एक सनद रहे कि सब एक साथ इस सत्र में रहे। तो इसके लिए कल्पना दूधेल जी मराठी कवित्री हैं, वनीता जी पंजाबी कवित्री, इसके अलावा रवि प्रकाश टेकचंदानी जी और शिवाशीष मुखोपाध्याय जी, उन्हें भी उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आ जाएं, उनका सम्मान भी और साथ ही एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब से निवेदन है कि हमारे जी कल्पना दूधेल जी मराठी कवियत्री, अंगवस्त्र लाइए। वनीता जी आइए प्लीज।
शिवाशीष मुखोपाध्याय साहब। और एक ग्रुप फोटोग्राफ सबका हो जाए, सभी से निवेदन है। एक बार मंच के अग्रभाग में आ जाएं, जगोड़ी जी से भी और बाकी सबसे निवेदन है एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। चलिए, बहुत बहुत आभार। निवेदन लीलाधर जगोड़ी जी से विराजमान रहेंगे, मंच पर अध्यक्षता कर रहे हैं आप इस सत्र की। और कल्पना जी, वनीता जी, शिवाशीष मुखोपाध्याय जी, आप मंच पर ही विराजेंगे। बाकी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सामने स्थान ग्रहण करें। तो कविता पाठ के इस क्रम को जारी रखते हुए मैं अगली कवित्री जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, कल्पना दूधल जी से मैं निवेदन करूँगा उनकी काव्य प्रस्तुति के लिए। आप मराठी की सुविख्यात कवित्री हैं। आपकी 2 पुस्तकों, एक तो सिजर कर मारते माटी और दूसरी पुस्तक है धक अस्तेच आसपास। इनको राज्य स्तरीय कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें विशाखा पुरस्कार, बहिनाबाई चौधरी पुरस्कार, कवि कुसुमाग्रज पुरस्कार, शीला सिद्धांतकर पुरस्कार, ऐसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार इसमें शामिल हैं। आपकी रचनाएं मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे और SRTM विश्वविद्यालय नांदेड़ और इसके साथ साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में भी शामिल हैं। और एक रचनाकार के रूप में आपकी बहुत ही प्रतिष्ठा है। यह अवसर है, मैं निवेदन करूं आपकी करतल ध्वनि के साथ, देवियों सज्जनों, आपकी तालियों के साथ कल्पना दूधल जी से कि वे अपने काव्य पाठ के लिए पधारें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सहभागी मेरे साथ माननीय कवि और आप मौजूद आप सभी, सर्वप्रथम मी माझ्या मातृभाषेतील कविता वाचते, मराठी कविता। माणसांजागी हिंसा वैर, प्रेम आणि करुणे जागी द्वेष, दयाभावाऐवजी क्रूरता धिंड, अशा कशा बदलतात भावनांच्या जागा। ज्याने हादरतो आपण, धास्तावतो, तोंड लपवतो, भाषा हरवते शब्द उच्चार व्याकरणासह। किंकाळ्या उरतात फक्त ज्यावर कुठलाही धर्म जात पंथ भाषा नसते। उत्क्रांतीपासून आजपर्यंतचं अंतर कापल्यावरही शांतता अहिंसा मानवतेचे उच्चार थरथरतात। पाचोळा वाजला तरी धस्स होतं, पाठलाग करते भीती, पायवाट असो की राजपथ। पण हेही खरं आहे की हादरलेली मन निर्भीड बनतात। जवाब दो पेटून उठतात। असंख्य आवाज उठतात जेव्हा जेव्हा आपण मणिपूर उच्चारू, वाचू, पाहू, ऐकू, लिहू। जेव्हा जेव्हा मुली देशासाठी पदकं मिळवतील, एकीकडे जल्लोष असेल आणि दुसरीकडे अत्याचार असेल, आपण अस्वस्थच होऊ नाही। अशा समकाळात प्रेम, आनंद, सुख, करुणा, सौंदर्याच्या कविता सुचत नाहीत मला, खरंच सुचत नाहीत। हिंदी कविता है। एक अंकुर जितनी भी हरियाली न मिले, इतना उजड़ा हुआ तो नहीं था ये परिवेश। यहाँ के कोपल एक साथ उखड़े हुए न थे। छीजे लटके झुके हुए इंसान थे ही, लेकिन कष्टों से इतने विद्रूप कब थे। धतूरे के बीज कब छितर गए दूर तक, कब उनके मजबूत पोत अवसाद से गिर गए। समूल उखड़े जाने के बावजूद घास की तरह टिके रहे वे।
फिर पीड़ा की धावन पट्टी पर से कहाँ चलते गए वे लोग? पेट को कस लेने से क्या मिट गई उनकी भूख? ये बेसूद पड़े निचाट जीव किसने भेजे खड़खड़िए अच्छे भले तंदुरुस्त लोगों की खातिर? किसने मुहैया कराए उन्हें विस्थापित कलमी पौधे और बिना बीज के उपहार? किस फफूंद से काली पड़ गई है उनकी मूलभूत उम्मीद की सफ़ेद झक्कर रोटी? कौन से कपट षड्यंत्रों से नामशेष हो रहे हैं आलेखों में दर्ज उनके बोरे? इन बोरों को टालकर इस समूचे समय के बोझ को नकार कर कैसे भला पूरी होगी हमारी कविताएं, हमारा कहना, सुनना, पढ़ना? धन्यवाद। अगली हिंदी कविता है कुछ सालों बाद। दरअसल मैं किसान हूँ, खेती करती हूँ, तो कविता भी उसी तरह की बनती है। कुछ सालों बाद कोई कहेगा पहले यहाँ पर खेती करने वाले लोग रहते थे। निराशा के खलिहान जोतकर भयंकर परिश्रम उठाते हुए फसल उगाते थे। हम लगातार उन्हें मिट्टी में झोंकते रहे वरना आज यहाँ पर उनका राज होता। अंधेरी रातों में पानी भरते हुए, ठिठुरती ठंड में कीचड़ गाद रौंदते हुए, पैरों को झुलसाती प्राचीन गर्मी में वे बार बार फसल उगाते, गन्ना बोते, कपास उगाते। हम उन्हें कारखानों की तराजू के कांटे से मारते, आवक जावक का सहारा लेकर भाव गिराते। वे प्याज के भंडार में जीवन को बचाकर रखते, हम सड़ाकर नष्ट कर देते। वे ऐसे बहुराए हुए खेती करते कि मेहनत के ढेर बाजार में छोड़ते जाते और नए बीजों की थैली खरीद कर घर लौटते। उनके बच्चों को भी ऊंची शिक्षा के स्वप्न आते। शैक्षिक कर्जे के खातिर उकताए वे हकबकाए हुए रुआंसे हो जाते। और हाँ, बैंक वाले खेती के कर्ज जरूर तुरंत मंजूर कर देते। नए पुराने के फेरे में उन्हें खेती करने के लिए विवश करते। वे इतनी कुशलता से फसल उगाते कि हमारे इंजीनियर अपनी गाड़ियां रोककर उन्हें देखते रहते। दोपहर की धूप सा था उनका जीवन। हम उसमें दावाग्नि लगाकर बाजू में हो जाते। उनकी भरी थाली में माटी घोलकर 0 बजट आदि बकवास छोड़ते। पानी हो तो हम खेत के पंपों की बिजली काट देते, पानी के सूखने पर बिजली जोड़ देते। वे फसलों के साथ सूखते, झरते, जलते रहते। जीते जी कई बार मरते, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर वे आत्महत्या भी कर लेते थे और हम शोक सभाएं बुलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करते। जय जवान जय किसान के खूब नारे लगाते। भरोसे की कई कहानियों की अपेक्षा सच्ची प्रतीत हो सकती है ये कहानी। इतने वर्षों के बाद इतनी खरी बात किस लिए कर रहे हैं हम, ऐसा भी कह सकता है कोई। इतने वर्षों के बाद इतनी खरी बात क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा भी कह सकता है कोई। जब आटे की अंतिम चुटकी खत्म हो जाएगी, सब्जी का अंतिम डंठल भी नहीं बचेगा, आखिरी बोरी का अंतिम प्याज खत्म हो जाएगा, अंतिम मांस का टुकड़ा समाप्त हो जाएगा, खाने लायक कुछ भी बचे न होने की दरमियान की भूख में कोई इससे भी बड़ा सच सुनाएगा कि लोगों, हमारी बेशुमार अक्ल, ज्ञान, धन, समझदारी, राजनीति, सिर्फ और सिर्फ इन पर क्या जी पाएगा इंसान। धन्यवाद। और एक छोटी सी थैली के दूध को तपेले में उड़ेलते हुए। दुधारू मवेशी अगर खा ले प्याज की पत्तियां तो प्याज की गंध उठती है दूध से। मूंगफली की हरी पात खा लेने से मवेशी को घेर लेता है छाल रोग। गाजर घास के खा लेने से दूध कड़वा हो जाता है। क्या क्या स्मरण हो उठता है मुझे
थैली के दूध को तपेले में उड़ेलते हुए क्या क्या। धन्यवाद सर। बहुत ही भावपूर्ण, बहुत ही सुंदर कविताओं का ये पाठ कल्पना जी आपके समक्ष रख रही थी। कल्पना दूदल जी, मराठी कवित्री। दिव्य सज्जनों, शिवाशीष मुखोपाध्याय जी, जो कि जिनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह स्कूल ऑफिस छापाखाना, काले मेघा, भारत कथा, डूबे डूबे जौल, ऐसी प्रसिद्ध रचनाओं के लिए जिन्हें जाना जाता है। कविता और साहित्य पर आपके कई लेख और संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं और कृतिवास पुरस्कार, बांग्ला अकादमी पुरस्कार, सुभाष मुखोपाध्याय सम्मान से आप विभूषित हो चुके हैं। और साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ आप रंगकर्म यानी नाट्य निर्माण से भी जुड़े हुए हैं। तो आपके करतल ध्वनि के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं शिवाशीष मुखोपाध्याय जी को। Namaskar to all of you. My first poem, the name of my first poem, in Bangla, it was Kabi, and in English, The Poet. Even taking entry as a character in his book of verse, he returned repeatedly to his time. He was such a Vedavyas. He welcomed danger to him with free spirit by cutting the stem of the tree while sitting on it. He was such a Kalidas. He became forlorn by refusing the honor bestowed upon him by the power, being hurt in the incident of genocide at Jallianwala Bagh. He was such a Rabindranath Tagore. Despite supporting the way of protest, he kept on expressing his affection and care to the youth, for those youth who are starving badly in a hunger strike for a generous cause. He was such a Shankho Ghosh. Hirimba's epilogue. Hirimba was in Mahabharata. Bhima at the time of Bonavasha married Hirimba, Gandharva Vivaho, and we know their son Ghatatkacha took part in the battle of Kurukshetra, and Ghatatkacha fought for the Pandavas. Hirimba's epilogue. Hirimba is telling the words. I saw you first in the dense forest, Bhima. You were awoke to protect your sleeping brothers and mother in that dark night. The smell of human flesh was hovering throughout the forest. My giant brother, Hirimbo, sent me to catch you, to eat your flesh. But seeing you, I forgot everything. Being a non-Aryan giantess, I had never came across such a handsome man in the forest. I lost all the connections with my non-Aryan society. I took a rebirth as a beautiful woman to impress you. My brother rushed to punish my disobedience. You killed him in front of me, but I was numb.
I didn't utter a single word. Yet you desolated me and set out to return with your family. I chased, I argued. When I loved you at the very first sight, how on earth as a woman I accept another man? At last, your family accepted me with conditions. Only during the daytime for a year, we got the chance to mingle. But in the night, you were busy guarding your family. That 1 year was bloomed with the colors of love, and the Ghatotkacha, my son, came in my lap. You went back to your kingdom as per conditions. After so many years, when you were taking away Ghatotkacha from me to the battlefield of Kurukshetra, I'm feeling very blank and vacant. Bhima, he is the sole symbol of our love. In this blood-shedded game of throne, will love always be a lone, non-Aryan giantess like me? Now, rhyme of the rain. In Bengali, Brishti and Badal are the two words synonym for the English word rain. Brishti and Badal. Rhyme of the rain. Brishti is the name of a girl. Badal is the boy. When we say Brishti Badal, raindrops melt in joy. One drop falls on the paddy field, another one falls on the sea. Tapur Tupur music stirs in our Kolkata city. Now Tapur is the name of a girl, Tupur is the boy. Both of them earned their bread and butter from a hotel's music convoy. When Tupur plays his rhythmic guitar and Tapur sings a song, drops of a dream fall on their eyes. Home, a very sweet home. One drop goes to a KG school and another one on his mother's lap. The hotel band is totally flooded with this family. Clap, listeners, clap. Now, Konaraka. It is also a poem from my book of poems, Bharatakatha. Konaraka. It is about the temple of the sun, Konaraka we know. The sun gives the power. The stars come from the night sky. How we can make it immortal? Artists are feeling shy. Morning makes it open and evening draws the line. How to unite the opposite? Artists are confined. The stones were muscular, solid. Erosion in the wind. When creativity unites, lovers are blind. The illusion of life crafted on the stone embraced men and women, glorifying the temple of the sun. Namaskar. थैंक यू सुभाषिष मुखोपाध्याय जी काव्य प्रस्तुति के लिए। इस सत्र में रवि प्रकाश टेकचंदानी जी में हम सबके बीच आ चुके हैं, तो मैं अगले प्रस्तुति के लिए काव्य पाठ के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। इसी के साथ वो मंच पर भी आ जाएंगे। रवि प्रकाश टेकचंदानी जी बहुत ही प्रख्यात हिंदी और सिंधी लेखक और विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। आपको साहित्य सिंधी भाषा साहित्य के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है और आजकल आप दिल्ली विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य हैं। साथ ही राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के आप निदेशक भी रह चुके हैं।
आपकी जो मूल कृतियां हैं उसके साथ साथ जो अनुदित लिप्यांतरित या संपादित कृतियां हैं, कुल मिलाकर लगभग 24 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आपकी करतल ध्वनि के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं मंच पर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी को। क्षमा याचना के साथ अपनी उपस्थिति यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। जब इस विषय को जो भारत @75 पर चिंतन शुरू किया तो मुझे अपनी माँ की आंखों में देखना पड़ा, और उनको देखने के पश्चात जो भाव निकल करके आए, एक अलग स्वरूप, एक अलग रूप में आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। कुछ पंक्तियाँ सिंधी में, फिर उसका हिंदी अनुवाद आप लोगों के सम्मुख करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है विभाजन के खंडहर। देश की आज़ादी के साथ साथ हम भारत के विभाजन की विभीषिका का भी स्मरण कर रहे हैं। अनुमति है जगुड़ी जी? हाँ। कविता का शीर्षक है, आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है, विभाजन के खंडहर। करी थो याद जश्न आज़ादी के तू साल दर साल, करी थो याद जश्न आज़ादी के तू साल दर साल, 47 जी कारी रात भी याद करे त ॾिस, ऐं चीख रत बलात्कार विछोड़ो अस खुद नज़र ईंदो कंहिं सिंधीअ जी अखियुनि में ॾिसी त ॾिस। चवी थो छा थियो जो सिंध मां लॾे आया, चवी थो छा थियो जो सिंध मां लॾे आया, पंहिंजे मुहल्ले मां थोरो लॾे त ॾिस, ऐं लॾपणाण जे दर्द जो अहसास इजो थी वेंदो, पंहिंजी माउ सां ॿ पल जुदा रही त ॾिस। करते हो याद जश्न आज़ादी को तुम साल दर साल, 47 की काली रात भी याद करके तो देखो, और चीख खून बलात्कार बिछो खुद ब खुद दिख जाएगा, किसी सिंधी की आंख में झांक करके तो देखो। कहते हो क्या हुआ जो सिंध छोड़ आए, कहते हो क्या हुआ जो सिंध छोड़ आए, अपने मोहल्ले को जरा छोड़ करके तो देखो, और बिछो के दर्द का एहसास अभी हो जाएगा, अपनी माँ से 2 पल जुदा हो करके तो देखो। और पढ़ते हो हर रोज सिंध को अखबारों के अक्षरों में, पढ़ते हो हर रोज सिंध को अखबारों के अक्षरों में, कभी कराची और सखर जा घूम करके तो देखो, और विभाजन के खंडहर साफ साफ दिख जाएंगे, विभाजन के खंडहर साफ साफ दिख जाएंगे, आज़ादी की नींव में लगा पत्थर उठा करके तो देखो। उठाते हो बेजा सवाल राष्ट्रगान से सिंध निकाल दो, उठाते हैं कुछ लोग, उठाते हो बेजा सवाल राष्ट्रगान से सिंध निकाल दो, नहीं मिलेगा सिंधियों जैसा बलिदान खोज करके देखो, और सिंधियों के देशभक्ति और तपस्या या तप का अनुभव हो जाएगा। ध्यान चाहूँगा, किसी सिंधन के गर्भ से जन्म लेकर के तो देखो। उठाते हो बेजा सवाल राष्ट्रगान से सिंध निकाल दो, नहीं मिलेगा सिंधियों जैसा बलिदान खोज करके तो देखो, और सिंधियों के देशभक्ति व तप का अनुभव हो जाएगा, किसी सिंधन के गर्भ से जन्म लेकर के तो देखो। और करते हो पैदा डर कि मिट जाएंगे हम, करते हो पैदा डर कि मिट जाएंगे हम, हवाओं में ये डर पैदा करके तो देखो। और जर्रे जर्रे में रवि हयात नजर आएंगे, पूरी कायनात में नजर उठा करके तो देखो। और करते हो याद जश्न आज़ादी को तुम साल दर साल, 47 की काली रात भी याद करके तो देखो। एक छोटी सी 2-4 लाइनें और आपके सम्मुख, फिर अपना स्थान ले लूंगा। नकादन जी तनकीद त ॾाढी पसंद आ, सिंधी अदब छो लाइब्रेरी में बंद आहे, अचो पढ़ण लिखण ॻाल्हाइण सिखी वठूं, सिंधी ॿोली में भी का अलग सुगंध आहे।
माण्हू मिठड़ा बोल भी मिठड़ा मिठड़ा, खुशबू चौदारा ही कहिड़ो हंध आहे। सुहृदयों की आलोचना मुझे पसंद है। यहाँ मेरे मित्र श्रीवास्तव जी, जितेंद्र जी बैठे हैं अग्नू से, उनका कुछ सहयोग मिला अनुवाद करते समय आज यात्रा के दौरान। सुहृदयों की आलोचना मुझे पसंद है, सिंधी अदब क्यों लाइब्रेरी में बंद है। पढ़ना लिखना बोलना आ जाओ सीख लेंगे, पढ़ना लिखना बोलना आओ सीख लें, सिंधी भाषा की अपनी सुगंध है। इंसान मीठे, उनके बोल भी मीठे मीठे, इंसान मीठे, उनके बोल भी मीठे मीठे, खुशबू चौहर है, खुशबू चौओर है, ये सिंधी मकरंद है। सुहृदयों की आलोचना मुझे पसंद है, सिंधी अदब क्यों लाइब्रेरी में बंद है। आंखें गीली मेरी, आंखें गीली मेरी, भाव से भरी हुई, पढ़ती पल पल शाह लतीफ़ के छंद है। नकादों की ये जो तनकीद है वो मुझे पसंद है, सिंधी अदब क्यों लाइब्रेरी में बंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, बहुत बहुत आभार सुंदर कविताओं के लिए, रचनाओं के लिए। और एक अंगवस्त्र लाने के लिए निवेदन करूंगा और मैं कार्यक्रम में सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय लीलाधर जगोड़ी जी से निवेदन करूंगा। रवि जी, एक अंगवस्त्र स्वीकार करें। और बहुत बहुत आभार कि आप इस सत्र में आए, कविता पाठ किया और इस विशेष सत्र की विशेष भावभूमि को आपने अपनी कविताओं और रचनाओं के माध्यम से रखा है। आपकी तालियों के साथ रवि जी का बहुत बहुत आभार। सत्र की अध्यक्षता कर रहे लीलाधर से निवेदन करूं उससे पहले प्रख्यात पंजाबी कवयित्री, लेखिका और अनुवादिका वनिता जी को आमंत्रित करूंगा आपके समक्ष। चाहे कविता हो, आलोचना हो, उपन्यास हो, यात्रा वृत्तांत हो या कहानी हो, और बाल साहित्य भी उसमें शामिल है। इन तमाम विधाओं में आपने लगभग 40 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और आपको इस योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, भाषा भारती सम्मान, शिरोमणि साहित्यकार पुरस्कार, शिव कुमार बटालवी पुरस्कार, पंजाबी शिरोमणि साहित्यकार सम्मान, पंजाबी अकादमी पुरस्कार, लंबी फहरिस्त है लेकिन इतनी मैं आपके समक्ष रख पाया। ये सब कुछ मिला है और पाठकों का बहुत बहुत सम्मान भी मिला है, स्नेह भी मिला है। आप श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के पंजाबी विभाग से एसोसिएट प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुई। वनिता जी से निवेदन है अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे इन्होंने बताया कि मैं पंजाबी की शायरा हूँ, तो पंजाबी में मैं बोलूँ या हिंदी में, मुझे लगता है कि ये माँ मौसी जैसी हैं, बहनें बहनें। फिर भी मैं पंजाबी में एक कविता पहले आपसे साझी करती हूँ। लीलाधर जगोड़ी जी और तमाम श्रोतागण की मैं बहुत आभारी हूँ। सुबह से आके अभी तक आप बैठे हैं और हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कविता है भाषा की तलब, पंजाबी में कहूँगी भाषा दी तलब। भाषा दी तलब गुरुदेव लियाई तुहाडे चरणन। भाषा दी तलब गुरुदेव लियाई तुहाडे चरणन। गुरुदेव बोले शिष्या काफ़ी नहीं मात भाषा। गुरुदेव बोले शिष्या काफ़ी नहीं मात भाषा। जिउण लई ज़रूरी है सिखनी समझनी पहला जंगल दी भाषा, गांव दी भाषा, परिंदियां दी भाषा, चरिंदियां दी भाषा, दरिंदियां दी भाषा, जंगल दी भाषा। ये भाषा दी कमी, ये भाषा दी समझ दी ही घाट सी कि चिड़ी विचारी दा ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਦਾ
आदतन ਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਕਾਂ ਨੇ ਚਿੜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਾਲ ਪਾਤ ਸਫਾ ਚਟ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਰਿੰਦਿਆਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कविता मैं हिंदी में सुनाती हूँ। रंग, कलर्स, रंग। जिस उम्र में मिले उसे रंग, रंगों की उसे पहचान न थी। जिस उम्र में मिले उसे रंग, रंगों की उसे पहचान न थी। वह केवल रंग उठाती, रंगती, मलती, खेलती और मौलती, नाचती, परंतु रंगों के रंगों से बेइल्म थी वह। परंतु रंगों के रंगों से बेइल्म जब तक उसने की रंगों की पहचान, जब तक की उसने रंगों की पहचान, रंगों ने अपना रंग बदल लिया। जब तक उसने की रंगों की पहचान, रंगों ने अपना रंग बदल लिया। अब रंग दिखाते उसे अपने ही रंग, अब रंग दिखाते उसे अपने ही रंग। बहुत हमारी माहिर सुकृता पॉल जी से ज़्यादा रंगों के बारे में कौन जानता है। जब तक उसने की रंगों की पहचान, रंगों ने अपना रंग बदल लिया। अब रंग दिखाते उसे नित दिन अपने ही रंग, जमाने लगे उस पर अपना ही रंग, और जमाने लगे उस पर अपना ही रंग। वे रंगों की ऐसी रंगशाला में समझने लगी, रंगों की चकाचौंध को परखने लगी, अपने भी आप को। अब रंग जब उसने परखने लगना शुरू कर दिया अपने आप को, अब रंग देखने लगे उसकी और वह रंगों को, और रंग उसे देखते और वह रंगों को। शुक्रिया। एक कविता है, क्या पता। हम अनसर्टनिटीज़ में जीते हैं, तो हमारे सबके ज़बान पे एक कॉमन वर्ड होता है शायद, क्या पता। तो उसका है ये क्या पता। जब वादी में नमी हो, आंखें हो नम, तो मत घबराना मेरी जान। जब वादी में नमी हो, आंखें हो नम, तो मत घबराना मेरी जान। ऐसे घुसमुसे समय में बादल चला ही होता है, घटाएं चढ़ने को मचल रही होती हैं, फिर बूंदाबांदी भी होती है। ऐसे गर्जन बरसन के बाद वर्षा भी हो ही जाती है। ऐसे गर्जन बरसन के बाद वर्षा भी हो ही जाती है, परंतु हो सकता है बादल लांघ ही जाएं, या उनका शोर सुनकर भूकंप आ जाएं, बाढ़ आ जाए या सुनामी आ जाए, क्या पता, क्या पता। ईद, दुशहरा, दिवाली का त्योहार हो, सजे हुए बाजार हों, मॉल दुकानों बाज़ारों में करते खरीदो फरोख्त, मॉल दुकानों बाज़ारों में करते खरीदो फरोख्त, लोगों के हाथ सामान हो, बच्चे झूलते हुए झूले, खाते चॉकलेट, एक हाथ में आइसक्रीम दूसरे में खिलौना,
नए बीच जहान हों, तो क्या पता शहर को लग जाए नज़र, एक ही विस्फोट हो और सब नेस्तो नाबूद हो जाए, क्या पता सब कुछ नेस्तो नाबूद हो जाए। अगर होंगे दिलों में अफसाने, अगर होंगे दिलों में अफसाने, तो कोई पंछी पंख फड़फड़ाएगा, तो समझ लेना मेरी जान बूर पड़ने वाला है, कोयल कूकने वाली है, मोर नाचने वाला है, और नए रंग भी खिल जाएंगे। पर क्या पता नए रंगों को खिलते देख तूफान उद्यम मचा लें और बूर धरती पर गिर पड़े, क्या पता। जब चारों ओर खामोशी जैसी चुप हो, फूल पत्ती बुत हों, घरों में अंधेर घुप हो, तो आशा रखना मेरी जान, शायद कोई दिया जल पड़े या कोई किरण चल पड़े। पर क्या पता मारू हवाएं ही चल पड़ें, पर क्या पता, शायद, क्या पता। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया वनीता जी इतनी खूबसूरत कविताओं के लिए। दिव्य सज्जनों, इस सत्र में इसकी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय लीलाधर जगोड़ी जी। उनके काव्य पाठ से पहले मैं उनकी अपनी इच्छा होगी जैसी अध्यक्षीय जो टिप्पणी है उनकी तरफ से वो, और उसके साथ उनका कविता पाठ, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय लीलाधर जगोड़ी जी से। बैठ के चाहे तो ये थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊंचा लगा दिया। या तो हमारी हाइट थोड़ा और होती ना, कद ऊंचा है। चलिए, सबसे पहले तो साहित्य अकादमी का ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हम सबको मिलने का मौका प्रतिवर्ष किसी न किसी बहाने वो दे ही देते हैं, और केवल हिंदी के नहीं बल्कि अनेक भाषाओं के कवि लेखक सब यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ सबसे बड़ी भारी बात, एक अध्यक्ष भी आपने मुझे बनाया तो मैं थोड़ी एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी भाषा को ठीक से समझते नहीं हैं, और समझने की कोशिश इसलिए नहीं करते कि हमसे ज़्यादा कौन जानता है हमारी भाषा को। तो अपनी भाषा के इस बर्ताव के साथ कभी कभी अन्याय हो जाता है। अक्सर मैं सुनता हूँ कि फलां कवियत्री आएंगी अब और वो कविता सुनाएंगी, तो कवियत्री शब्द नहीं होता है, मूलतः कवि शब्द है। व्यास अगर स्त्री होते तो क्या कवियत्री व्यास होते हो, यानी चाहे उनका व्यासा नाम होता तो कवियत्री नहीं। कवियत्री शब्द है ही नहीं, कवि शब्द है। कवि जो है वो कॉमन जेंडर है, कोई भी कवि हो सकता है। चिड़िया तक कवि हो जाती हैं जब वो मीठा मीठा बोलती हैं, तो उसको हम सराहते हैं, गुनगुनाते हैं और अपने मन में रखते हैं। तो एक तो ये है कि ये जो आजकल मेरा काम ही ये हो गया कि मेरे पास नए नए बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं और कहती हैं मेरी भूमिका लिख दीजिए। और जब मैं देखता हूँ कि वो लिखी हुई होती है उसमें कवित्री फलां, तो मैं कहता हूँ बेटा ये तो कवित्री शब्द है ही नहीं। बहुत से लोग तो कबूतरी कहने लगे हैं, तो इस तरह अनर्थ हो जाता है। कवि ही शब्द है। कवि शब्द इसलिए है कि कवि शब्द तो अपने आप में डिक्शनरी में कवि शब्द का कोई अर्थ नहीं है। डिक्शनरी में अगर आप ढूंढें तो पोएट है, और जब अंग्रेजी से पोएट आया तो पोएटेस भी आई। यहाँ पोएट के साथ पोएटेस नहीं होता है, पोएट ही होता है। मीरा कवियत्री नहीं है, मीरा कवि है। पोएटेस जब आया तो सोचा गया कि शायद हम तो पिछड़ गए, एक शब्द और होना चाहिए।
तो इसलिए हमने रच दिया कि कवियत्री भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ मीरा को कवियत्री कभी नहीं कहा गया, कहा गया कवि है। कवि एक ऐसा तत्व है जो कॉमन जेंडर है और सब में होता है। उसके लिए पुरुष होना आवश्यक नहीं है, उसके लिए व्यक्ति होना आवश्यक है, या फिर मतलब जो जिसमें परिकल्पना हो वो कवि है। खैर, इस बात को ख़त्म करता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कवि शब्द का डिक्शनरी में मीनिंग क्यों नहीं है, और अगर है तो क्या है आप जानते हैं। शास्त्रों में ये कहा गया है कि कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। कवि मनीषी होता है, परिभू माने सारी जानकारियां रखने वाला, परिभू, और स्वयंभू तब कुछ रचने वाला, स्वयं कुछ रचने वाला। तो कवि के लिए इतना परिभाषा काफ़ी थी, और उससे कवि बना है, उससे न कवित्री बना है न कोई दूसरा शब्द बना है। अब अभिप्राय ये है मेरा कहने का कि हमको कवि शब्द को कॉमन जेंडर यूज़ करना चाहिए, उसको केवल पुरुषों के लिए कवि और स्त्रियों के लिए कवियत्री नहीं बनाना चाहिए। स्त्रियां भी कवि हैं। मैं अपनी कविता स्त्री प्रत्यय से शुरू करना चाहता हूँ। छोटी सी कविता है। स्त्री प्रत्यय पाणिनि के यहाँ एक स्त्रीलिंग शब्दों का एक चैप्टर है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, 3 लिंग है वहाँ। तो खैर उससे तो संबंध नहीं है इसका। स्त्री प्रत्यय शब्द का संबंध पाणिनि से है, क्योंकि स्त्रीवाची जितने शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं, वो स्त्री प्रत्यय नामक प्रकरण में रखे गए हैं पाणिनि अष्टाध्यायी में। खैर, अब ये स्त्री प्रत्यय कविता है। अकेली औरत पार करना चाहती है सूनी सड़क। अकेली औरत पार करना चाहती है सूनी सड़क। पार कर चुके आगे बढ़ चुके पति को पीछे बुलाती है। अकेली औरत पार करना चाहती है सूनी सड़क। पार कर चुके आगे बढ़ चुके पति को पीछे बुलाती है, जो कि लौट आता है गुस्से और कोफ्त में। जो कि लौट आता है गुस्से और कोफ्त में। अकेली औरत शादी के 30 वर्ष बाद भी पूछती है, अकेली औरत शादी के 30 वर्ष बाद भी पूछती है, सड़क पार कर लूं? अकेली औरत पार करना चाहती है सूनी सड़क। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई किसी तरह का व्यवधान नहीं। अकेली औरत पार करना चाहती है सूनी सड़क। पार कर चुके आगे बढ़ चुके पति को पीछे बुलाती है, जो कि लौट आता है गुस्से और कोफ्त में। अकेली औरत शादी के 30 वर्ष बाद भी पूछती है, सड़क पार कर लूं? वह मर्द को अगवा करती है, डग भरती है। वह मर्द को अगवा करती है, डग भरती है, जैसे एक ज़माना पार कर रहे हो। जैसे सड़क नहीं, एक ज़माना पार कर रही हो। वह दिखती है एक खोए हुए साहस की तरह। वह दिखती है एक खोए हुए साहस की तरह। एक कविता थोड़ा सा और विषयांतर है इसका, ये दूसरी थीम है। प्रेम किया मैंने कभी दूसरों का चेहरा देखकर अपने चेहरे से। प्रेम किया मैंने कभी दूसरों का चेहरा देखकर अपने चेहरे से। कभी दूसरों के केश देखकर अपने बालों से। प्रेम किया मैंने कभी दूसरों का चेहरा देखकर अपने चेहरे से, कभी दूसरों के केश देखकर अपने बालों से। प्रेम किया मैंने कभी शरीर को आत्मा की त्वचा समझकर। प्रेम किया मैंने कभी शरीर को आत्मा की त्वचा समझकर। पूरे दिल से प्रेम किया मैंने, पूरे अस्तित्व से।
पूरे दिल से प्रेम किया मैंने, पूरे अस्तित्व से। कभी अपने सपने दिखे मुझे दूसरों की नींद में, कभी अपने सपने दिखे मुझे दूसरों की नींद में। प्रेम किया मैंने एक दूसरी आँखों से खुद को, प्रेम किया मैंने दूसरी आँखों से खुद को, खुद एक और दुनिया का सपना देखते हुए। प्रेम किया मैंने खुद से, प्रेम किया मैंने खुद एक और दुनिया का सपना देखते हुए। प्रेम किया इस पूरी अधकचरी दुनिया से, प्रेम किया इस पूरी अधकचरी दुनिया से। टूटे दिल से प्रेम किया मैंने पूरे दिल की खोज में। एक दिन इसे छोड़ चला जाऊंगा अंतरिक्ष में, बेहाथ पाँव, बेदिल बेदिमाग, सोचना झेलना पछताना, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सबके पास छोड़ता चला जाऊंगा मैं। सोचते हुए देखे मैंने अपने दोनों हाथ, सोचते हुए देखे मैंने अपने दोनों हाथ, सोचते हुए देखे मैंने अपने दोनों हाथ। कई कई बार दोनों ओर से प्रेम किया मैंने अपने ही हाथों, अपने दूसरे हाथों से। अंतिम पंक्तियां हैं। सोचते हुए देखे मैंने अपने दोनों हाथ, कई कई बार दोनों ओर से प्रेम किया मैंने अपने ही हाथों, दूसरे हाथों से। और उस चार हाथ वाले को जाना, और उस चार हाथ वाले को जाना। सोचते हुए देखे मैंने अपने दोनों हाथ, कई कई बार दोनों ओर से प्रेम किया मैंने अपने ही हाथों, दूसरे हाथों से। और उस चार हाथ वाले को जाना जो दो व्यक्तियों में होता है ईश्वर की तरह, जो दो व्यक्तियों में होता है ईश्वर की तरह। धन्यवाद। और एक कविता है, जो ठोकर खाते हैं, जो ठोकर खाते हैं प्रवाह पा जाते हैं। जो ठोकर खाते हैं प्रवाह पा जाते हैं। बिना गीत लिखे बिना गीत गाए वे चाल के लय ताल और छंद से परिचित हो जाते हैं। जो ठोकर खाते हैं, जो ठोकर खाते हैं प्रवाह पा जाते हैं। बिना गीत लिखे बिना गीत गाए वे चाल के लय ताल और छंद से परिचित हो जाते हैं। ठोकर पत्थर नहीं खाते, ठोकर पत्थर नहीं खाते, या तो आदमी खाते हैं। ठोकर पत्थर नहीं खाते, या तो आदमी खाते हैं, या नदियाँ खाती हैं, या हवाएं खाती हैं। ठोकर पत्थर नहीं खाते, या तो आदमी खाते हैं, या नदियाँ खाती हैं, या हवाएं खाती हैं। जहाँ पानी को ठोकर खानी पड़ती है, जहाँ पानी को ठोकर खानी पड़ती है, बिना वाद्यों के आवाज़ें निकल आती हैं, बिना वाद्यों के आवाज़ें निकल आती हैं। ठोकर एक संभली हुई भाषा को जन्म देती है, ठोकर एक संभली हुई भाषा को जन्म देती है। यहीं पर ठोकर खाई हुई और ठुकराई हुई भाषा का पता पड़ जाता है। यहीं पर ठोकर खाई हुई और ठुकराई हुई भाषा का पता पड़ जाता है। छोटी ठोकर लरजती है, छोटी ठोकर लरजती है, गरजती है बड़ी ठोकर। छोटी ठोकर लरजती है, गरजती है बड़ी ठोकर। पत्थरों से टकराता है पानी, पत्थरों से टकराता है पानी, पत्थर वहीं पड़े रह जाते हैं। पत्थरों से टकराता है पानी, पत्थर वहीं पड़े रह जाते हैं। आगे बढ़ जाता है ठोकर खाया हुआ पानी, आगे बढ़ जाता है ठोकर खाया हुआ पानी, आगे बढ़ जाता है ठोकर खाया हुआ पानी। जो ठोकर खाते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं, जो ठोकर खाते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं। छोटी ठोकर लरजती है, गरजती है बड़ी ठोकर। धन्यवाद।
छोटी ठोकर लरजती है, गरजती है बड़ी ठोकर। पत्थरों से टकराता है पानी, पत्थरों से टकराता है पानी, पत्थर वहीं पड़े रह जाते हैं। ठोकर पत्थर नहीं खाते, या तो आदमी खाते हैं, या नदियाँ खाती हैं, या हवाएं खाती हैं। छोटी ठोकर लरजती गरजती है बड़ी ठोकर। पत्थरों से टकराता है पानी, पत्थर वहीं पड़े रह जाते हैं। आगे बढ़ जाता है ठोकर खाया हुआ पानी। जो ठोकर खाते हैं प्रवाह पा जाते हैं, जो ठोकर खाते हैं प्रवाह पा जाते हैं। बहुत धन्यवाद। अब एक कविता और। ये भी एक प्रेम कविता जैसी है। आऊंगा। नए अनाज की खुशबू का पुल पार करके, नए अनाज की खुशबू का पुल पार करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा। नए अनाज की खुशबू का पुल पार करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जो ही तुम मेरे शब्दों के पास आओगे, जो ही तुम मेरे शब्दों के पास आओगे, नए अनाज की खुशबू का पुल पार करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा जैसे बादल पहाड़ के पास आता है। मैं तुम्हारे पास आऊँगा जैसे बादल पहाड़ की चोटी के पास आता है और लिपट जाता है। मैं तुम्हारे पास आऊँगा जैसे बादल पहाड़ की चोटी के पास आता है और लिपट जाता है, जिसे वे ही देख पाते हैं जिनकी गर्दनें उठी हुई हों, जिसे वे ही देख पाते हैं जिनकी गर्दनें उठी हुई हों, जिसे वे ही देख पाते हैं जिनकी गर्दनें उठी हुई हों। मैं तुम्हारे दिमाग में जहाँ एक मरुस्थल है आना चाहता हूँ। मैं वहाँ तुम्हारे दिमाग में जहाँ एक मरुस्थल है आना चाहता हूँ। मैं आऊँगा मगर उस तरह नहीं, मैं आऊँगा मगर उस तरह नहीं, बर्बर लोग जैसे कि पास आते हैं। मैं आऊँगा मगर उस तरह नहीं, बर्बर लोग जैसे कि पास आते हैं। उस तरह भी नहीं, गोली जैसे कि निशाने पर लगती है। मैं आऊँगा मगर उस तरह नहीं, बर्बर लोग जैसे कि पास आते हैं। मैं आऊँगा मगर उस तरह नहीं, बर्बर लोग जैसे कि पास आते हैं। उस तरह भी नहीं, गोली जैसे कि निशाने पर लगती है। मैं आऊँगा, आखिरी पंक्तियाँ हैं। मैं आऊँगा तो उस तरह जैसे कि हारे हुए थके हुए में दम आता है, जैसे कि हारे हुए थके हुए में दम आता है। चलिए कविता। रोज हम में से, रोज एक कम, रोज हम में से कोई चला जाता है। रोज हम में से कोई चला जाता है। रोज हम में से कोई चला जाता है। रोज हम में से कोई खो जाता है। रोज हम में से कोई लापता हो जाता है। सबके सब हम कभी गायब नहीं होते, सबके सब हम कभी नहीं होंगे खत्म। सबके सब हम कभी गायब नहीं होते, सबके सब हम कभी नहीं होंगे खत्म। रोज हम में से एक न एक का चला जाना, रोज हम में से एक न एक का चला जाना, रोज हम में से एक न एक का कम हो जाना, रोज हम में से एक न एक का खो जाना। घड़ी दो घड़ी में भूल जाते हैं, घड़ी दो घड़ी में भूल जाते हैं हम। लेकिन ताज्जुब है कभी भी उस एक का खाना नहीं बचता। लेकिन ताज्जुब है कभी भी उस एक का खाना नहीं बचता। कभी भी उस एक के सोने की जगह सोनी नहीं रहती। हम में से कोई उसका खाना खा जाता है, हम में से कोई उसकी जगह सो जाता है, हम में से कोई उसकी जगह काम पर लग जाता है, हम में से कोई उसकी जगह बैठ जाता है, हम में से फिर कोई चला जाता है, फिर कोई खो जाता है, फिर कोई कम हो जाता है।
हमें हमारे अलावा ही कोई गिन सकता है, हमें हमारे अलावा ही कोई गिन सकता है। सुबह हम कितने थे और कितने रह जाते हैं शाम को, शाम को हम कितने थे और कितने रह जाते हैं सुबह को। हम में से रोज़ कोई कम हो जाता है, हम में से रोज़ कोई ख़त्म हो जाता है, हम में से रोज़ कोई गायब हो जाता है। मैं समझता हूँ सब एक कविता और सुनाई जाए और चलिए, एक कविता है मोड़। एक मैदान जिनमें रास्ते नहीं होते, ऐसे मैदान जिनमें रास्ते नहीं होते भाग्यहीन व्यक्ति की तरह लगते हैं, भाग्यहीन व्यक्ति की तरह लगते हैं। ऐसे रास्ते जिनमें पेड़ नहीं होते, ऐसे रास्ते जिनमें पेड़ नहीं होते कर्महीन जीवन की तरह लगते हैं। ऐसे मैदान जिनमें रास्ते नहीं होते भाग्यहीन व्यक्ति की तरह लगते हैं, ऐसे रास्ते जिनमें पेड़ नहीं होते कर्महीन जीवन की तरह लगते हैं। जो रास्ते सड़क बन जाते हैं पुरखों की तरह याद आते हैं, जो रास्ते सड़क बन जाते हैं पुरखों की तरह याद आते हैं। देखता हूँ कि कितना सुंदर था उन कुछ कठिन रास्तों का भविष्य, देखता हूँ कि कितना सुंदर था उन कुछ कठिन रास्तों का भविष्य। कितनी सुंदर है ये सड़क और इससे भी ज़्यादा सुंदर हैं इसके मोड़। कितनी सुंदर है ये सड़क और इससे भी ज़्यादा सुंदर है इसके मोड़। मोड़ पर ओझल हुए थे कुछ लोग, मोड़ पर ओझल हुए थे जो कुछ लोग, कहाँ जाते हुए कौन रहे होंगे वे, शायद उन्होंने ही बनाई हुई है सड़क। उनमें से कोई ज़रूर मिलेगा मुझे भविष्य के किसी जटिल मोड़ पर, उनमें से कोई ज़रूर मिलेगा मुझे भविष्य के किसी जटिल मोड़ पर। मैं जान नहीं पाऊंगा कि यही था वह जो ओझल हो गया था, मैं जान नहीं पाऊंगा कि यही था वह जो ओझल हो गया था किसी मोड़ पर बहुत सारे लोगों के साथ। एक और मोड़ पर ओझल हुई थी जो महिला, एक और मोड़ पर ओझल हुई थी जो महिला, लड़का जो आते आते मुड़ गया था, बच्ची जो चौंक कर डगमगाती भागी थी। एक और मोड़ पर ओझल हुई थी जो महिला, लड़का जो आते आते मुड़ गया था, बच्ची जो चौंक कर डगमगाती भागी थी। वे सब मिलेंगे मुझे किसी न किसी मोड़ पर, वे सब मिलेंगे मुझे किसी न किसी मोड़ पर जो बन गया होगा उनकी ज़िंदगी में और जिस पर मुड़ना होगा मेरी ज़िंदगी को, जो बन गया होगा उनकी ज़िंदगी में और जिस पर मुड़ना होगा मेरी ज़िंदगी को। मुझे सुंदर लगते हैं मोड़, मुझे सुंदर लगते हैं मोड़, चाहे सड़क पर हों, चाहे वृक्ष में, चाहे ज़िंदगी में। मुझे सुंदर लगते हैं मोड़, चाहे सड़क पर हों, चाहे वृक्ष में, चाहे ज़िंदगी में। इन्हीं में से होते हैं कुछ अच्छे, कुछ खराब, कुछ विचित्र मोड़। इन्हीं में से होते हैं कुछ अच्छे, कुछ खराब, कुछ विचित्र मोड़, जिनके बिना कुछ दूर तक ही भली लगती है सपाट सड़क, जिनके बिना कुछ दूर तक ही भली लगती है सपाट सड़क। फिर आना ही चाहिए कोई नया मोड़, फिर आना ही, ये कविता के संदर्भ में भी है कि फिर आना ही चाहिए कोई नया मोड़, बस आता ही होगा, बस आता ही होगा कोई नया मोड़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लीलाधर जगोड़ी जी, इतने भव्य काव्य पाठ के लिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सबसे वरिष्ठ कवियों में एक आदरणीय लीलाधर जगोड़ी जी का।